हेलो गाइस, तो मैं फिर से वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है एक्चुअल में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जनरेशन क्या है। हम लोगों ने कई बार जनरेशन का नाम सुना है, पर एक्चुअल में कंप्यूटर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखो, अगर मैं बात करूं इसकी बिल्कुल लो लेवल से, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की स्टार्टिंग आपके 5th क्लास से हो जाती है। अगर आप सीबीएसई की स्टूडेंट हो तो आपको 5th क्लास में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप कॉलेज में हो और बीए बीकॉम वगैरह या फिर कर रहे हो तो वहां पर भी आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो आपको डिप्लोमा में भी जैसे हमारा डीसीए पीडीसीए, तो उसमें भी आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने को मिलेगा ही। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, यहां पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये निकालती है कि पीढ़ी क्या होती है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब मेन बात यहां पर यह आती है कि ये जनरेशन क्या है। अगर जनरेशन को हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो जनरेशन का मतलब हिंदी में होता है पीढ़ी। अब पीढ़ी तो हम जानते हैं, पर अगर हमें थोड़ा इसका एग्जैक्ट और मीनिंग समझना है तो यहाँ पर पीढ़ी का मतलब ये होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं आपकी फैमिली। मैं अपनी फैमिली ले सकता हूं और ये चीज मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है। जैसे मैं हूं यहाँ पर गोल घेरा बिंदु, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर साकेत। क्लियर? मैं यहां पर हूं। अब उसके बाद मेरे फादर। क्लियर? यहां पर उनका नाम नहीं लिख रहा हूं मैं। क्लियर? आप अपने हिसाब से अपना नाम देख लेना, जो भी आपके पापा का नाम है वो। उसके बाद उनके फादर। तो इस प्रकार से क्या है कि जो साइकिल है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यहां से मेरे जो दादा है, यहां से मेरे पापा, फिर मैं, फिर आगे और भी। क्लियर? तो इस प्रकार से जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आ रही है कहानी, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी या फिर जनरेशन बोल सकते हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर का सबसे पहले इन्वेंशन कहां से हुआ, उसके बाद कंप्यूटर में क्या इंप्रूवमेंट की गई, उसके बाद फिर क्या इंप्रूवमेंट हुई, और आज जो हम चला रहे हैं वो कौन सी जनरेशन है, और कंप्यूटर हमारे किस लेवल तक आ चुके हैं। तो क्लियर? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यहां पर हम कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की हमारी स्टार्टिंग कहां से हुई और कंप्यूटर का विकास कैसे करके हुआ। तो यहां पर हमारे कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। कुल मिला के कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 5। हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है। अब इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है, और मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पहले बता दूं कुछ चीजें कि इससे पहले मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की क्लास ली थी, जिसमें मैंने कंप्यूटर की हिस्ट्री बताई थी, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले की बात की थी। तो आप सबसे पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री के बारे में मालूम हो जाएगा कि कंप्यूटर एक्चुअल में उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। ठीक है? तो सबसे पहली पीढ़ी हमारी फर्स्ट जनरेशन, हमारी जो पहली पीढ़ी है वो 1940 और 1946 यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा होगा कि 2 साल कैसे करके हो सकती है, और वो भी 6 साल का डिफरेंस दोनों के बीच में। तो देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 1940 और 1946 दोनों अपनी जगह सही है। अब ये दोनों कैसे करके पॉसिबल हो सकता है? अगर आप अलग अलग बुक का रिफरेंस लोगे और इंटरनेट पे भी जाके सर्च करोगे तो आपको कई जगह 1940 मिलेगा और कई जगह 1946 मिलेगा। दोनों अलग अलग मिलेंगे और दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। पर यहां पर इसका मतलब क्या है? तो देखो, यहां पर स्टार्टिंग 1940 से हुई थी। क्लियर? और जो 1940 है, इसमें पहला आपका जो वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर था वो तैयार किया गया था। तो यहां पर दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। कब से कब तक चली हमारी? 1940 या फिर 1940, दोनों में से कोई भी लिखोगे सही माना जाएगा। और 1956 तक हमारा चला पहला जनरेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? फर्स्ट जनरेशन। इसमें पूरा क्लियर करना कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे कंप्यूटर का साइज क्या था, उसमें मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में क्या क्या चीजें लगाई गई, और उसके बाद वो कितना ज्यादा महंगा था। महंगाई भी देखनी पड़ेगी ना भाई, कि कितना ज्यादा हमारा जो पहला कंप्यूटर बना था वो कितना ज्यादा महंगा था, और साइज तो क्या था। सुना तो होगा कि जो पहला कंप्यूटर बना था वो काफी ज्यादा बड़ा था, पर एक्चुअल में साइज उसका क्या था। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक पार्ट में 5 जनरेशन आ तो जाएंगी पर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन की स्टार्टिंग करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में हमारा इनायक नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया था। अब ये कंप्यूटर क्या काम करता था और इसे हम इतनी ज्यादा इंपोर्टेंस क्यों दे रहे हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। तो देखो यहाँ पर इनायक का हमारा पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, इनायक का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर। क्लियर। इनायक का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर। दोनों लिखोगे, दोनों अपनी जगह सही माने जाएंगे। अब देखो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा यहाँ पर एक कंप्यूटर तैयार किया गया, इसके अलावा और भी कंप्यूटर तैयार किए गए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूंगा, पर इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इनायक को। अब इसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है और ये वाला कंप्यूटर क्यों जरूरी है। तो देखो इनायक जो कंप्यूटर था, इससे पहले कई सारे कंप्यूटर बने, मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसे हमारा मार्क 1 बना, उसके अलावा और भी कंप्यूटर बने, पर ये हमारा ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर हमें सफलता मिली। मतलब हमने एक डिवाइस तैयार की और उसमें हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गए, हमने एक कंप्यूटर बना के तैयार कर दिया। अब इसको बनाने वाले कौन थे और ये काम कैसे करता था, अब मेन बात यहाँ पर ये आती है। तो देखो इसको बनाने वाले हमारे 2 साइंटिस्ट थे, मतलब 2 साइंटिस्टों ने यहाँ पर इसको बनाने में योगदान दिया था अपना, हम ये सभी बोल सकते हैं। कौन कौन थे वो, यहाँ पर सबसे पहले थे हमारे जे पिकार्ड और जॉन मॉकली। क्लियर। नाम पहले सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो कोई बात नहीं है। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे इनायक कंप्यूटर को बनाने में हेल्प की। सबसे पहले कौन थे, हमारे जेपी पिकार्ड और दूसरे थे हमारे जॉन मॉकली भाई साहब। अब ये दोनों जो साइंटिस्ट यहाँ पर आ गए, साइंटिस्ट भी आ गए, कंप्यूटर भी आ गया, कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी आ गया, पर यहाँ पर मेन मुद्दे वाली बात अभी तक नहीं आई कि इस कंप्यूटर में हम वर्क कैसे करते थे। मेन काम ही है, हम जनरेशन पढ़ रहे हैं, अगर हमसे कोई जनरेशन पूछ लेता है तो हम ये तो बता देंगे, पर साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर मेन चीज क्या लगाई गई। तो देखो यहाँ पर इस कंप्यूटर के अंदर सबसे मेन चीज लगाई गई, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, सबसे पहली चीज थी वैक्यूम ट्यूब। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, तो देखो यहाँ पर आपको वैक्यूम ट्यूब दिख रहा होगा। वैक्यूम ट्यूब बिल्कुल कांच की तरह रहता है, जैसे आपकी गाड़ी की हेडलाइट होती है, मोटरसाइकिल वगैरह अगर आपने चलाई हो, वैसे चलाई होगी, तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उस प्रकार होता है। और ये किसका बना हुआ होता है, हमारे कांच का बना हुआ होता है। क्लियर। तो मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में यहाँ पर क्या लगाया गया, हमारा वैक्यूम ट्यूब लगाया गया। अब वैक्यूम ट्यूब कितने लगाया गया इसके अंदर, तो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में हमारे 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए। 18,000 एक ह्यूज नंबर हो जाता है, काफी बड़ा नंबर हो जाता है, और इसी वजह से जो हमारा पहला कंप्यूटर था उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया। अब एज्यूम करो कि यहाँ पर ये 18,000 लगाए गए हैं, तो कितनी जगह घेरेंगे हमारे कंप्यूटर। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या लगाई गई, हमारी वैक्यूम ट्यूब लगाई गई। उसके बाद अब क्या लगाया गया, यहाँ पर दूसरा लगाया गया हमारा पंच कार्ड। अब ये पंच कार्ड क्या होता है, पंच कार्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पंच कार्ड हमारा एक कागज का कार्ड टाइप का होता है, यहां पर आपको दिख जाएगा क्लियर, जिसमें छेद वगैरह होते हैं, जो कि हम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। क्लियर। इनपुट और आउटपुट के लिए पहले जो हमने यहाँ पर डिवाइस बनाई थी एनालिटिकल इंजन, उसके अंदर हमने पंच कार्ड का यूज किया था, पर अब यहाँ पर हमने उसको थोड़ा और इंप्रूव कर दिया और इसके अंदर हम डेटा को इनपुट भी करा सकते थे और इसका आउटपुट भी ले सकते थे। अब यहाँ पर तीसरी चीज क्या लगाएगी इसके अंदर, तीसरा लगाया गया इसके अंदर मैग्नेटिक टैप। अब ये मैग्नेटिक टैप क्या है, तो देखो यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक टैप है ये स्टोरेज के लिए हम यूज करते थे। किसके लिए, स्टोरेज के लिए, कि देखो अगर हमने कंप्यूटर तो बना ही लिया है तो उसके अंदर हम कहीं ना कहीं डेटा तो स्टोर करेंगे ही ना। अगर आपने
कोई भी डिवाइस है और उसके अंदर आप अपनी एक फोटो रखना चाहते हो, तो उसके लिए उसके अंदर एक स्टोरेज तो होनी चाहिए। एक इतनी स्टोरेज होनी चाहिए कि आपकी वो फोटो इसके अंदर बन जाए। तो यहाँ पर मैग्नेट टैब का यूज किसके लिए किया गया? स्टोरेज के लिए। यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखा दूंगा मैग्नेट टैब की क्लियर, और यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आया था कि मैग्नेटिक टैब हमारे किस प्रकार दिखती थी और हम इसका यूज किस लिए करते थे? स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए हो गया क्लियर। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके सारी चीजें हमें क्लियर होती जा रही हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई, हमने पूरा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर के बारे में जान लिया, मैन लॉजिक एलिमेंट भी हो गए और डिवाइस भी हो गए हमारे। पर यहाँ पर अभी मेन चीज तो रह गई इसका साइज, कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसका एक्चुअल साइज कितना था, वो कितने ज्यादा बड़े थे और कितने एरिया को कवर करते थे यहाँ पर। तो देखो, जो आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो 10 फीट ऊंचा, मतलब इसकी हाइट कितनी थी? 10 फीट ऊंचाई में। भाई अंदाजा लगा लो कि 10 फीट कितना ज्यादा ऊंचा होगा। 10 फीट ऊंचे थे, 100 फीट यहां पर ये क्या थी? लंबाई थी, मतलब 100 फीट तक ये लंबे थे आपके। क्लियर। और इसका वजन आपका 50 टन वजन था। जो हमारे पहले जनरेशन का कंप्यूटर था उसका वजन अप्रोक्स इन लोगों ने निकाला था तो करीब 50 टन के करीब हुआ था। आप लोग जानते हो ना कि एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो उसके बाद आप इसे 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आपका वही 50,000 किलोग्राम के करीब निकल रहा है। तो पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो 50,000 किलो का था। तो उससे भी आप एवरेज लगा सकते हो कि उसका साइज कितना ज्यादा बड़ा हुआ, कितनी हैवी चीजों का उसमें उपयोग किया गया होगा और कितना बड़ा साइज होगा यहाँ पर। क्लियर। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पर बात इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है? अगर फर्स्ट जनरेशन में हमारी सारी चीजें हो गई तो हमें सेकेंड की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्लियर। अगर हमारे पास कोई मोबाइल है और हम उससे बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई है तो हमें नए मोबाइल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? तुम्हें भी नए मोबाइल की जरूरत है ना? समझ में आ रहा है कि तुम्हारा मोबाइल ही पुराना हो गया है। क्लियर। तो यहां पर हमें सेकेंड जनरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, सेकेंड जनरेशन की जरूरत हमें इस वजह से पड़ी क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमने चीजें तो बना ली पर उनके अंदर कुछ कमियां थी। अब कमियां क्या थी? अब मेन बात यहाँ पर ही आती है। तो इसको मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूं पूरे इसको। अब देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी और फर्स्ट जनरेशन में हमारी क्या कमियां हमसे रह गई थी। तो देखो, सबसे बड़ी कमी हमारी फर्स्ट जनरेशन की ये थी कि जो हमने मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब लगाया था, अगर याद हो तो अभी हमने इसकी बात की थी वैक्यूम ट्यूब की, जो कि कितने थे? 18,000 थे हमारे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर आपको किस टाइप का बताया था मैंने? एक कांच का दिखता था। अब देखो, यहाँ पर हमने वैक्यूम ट्यूब 18,000 लगा दी है। पहली बात तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके नंबर्स बहुत ज्यादा थे। 18,000 कहने में भी बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है कि 18,000 भाई, 18,000 लोग आए, भंडारा है अपने घर, आ जाना। क्लियर। तो यहाँ पर नंबर भी काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, 18,000। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था एनआई, अब उसके अंदर मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब को लगाया गया। अब उसके अंदर जब पावर दी जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारे कांच के बने हुए होते थे। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी तो यहाँ पर क्या होते थे? हमारे वैक्यूम ट्यूब गर्म बहुत जल्दी हो जाते थे। अब कांच के हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्म भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब ज्यादा हीट इन्होंने क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर ली तो कुछ समय बाद खराब भी हो गए। तो रोज यही हेडेक होती थी कि आज ये वाला वैक्यूम ट्यूब खराब हो गया, आज ये वाला वैक्यूम ट्यूब खराब हो गया। तो रोज हम चेंज ही करते फिरते थे यहाँ पर। क्लियर। तो एक सबसे बड़ी परेशानी ये आ गई कि बहुत जल्दी गर्म हो जाया करते थे और खराब भी जल्दी हो जाया करते थे। तो इस चक्कर में हम वैक्यूम ट्यूब से यहाँ पर अड़ गए। हमें समझ में आ गया कि वैक्यूम ट्यूब अगर हम भविष्य में यूज करेंगे तो हमारा काम नहीं होने वाला। हम कंप्यूटर को बस यहीं तक चला सकते हैं, हम इसके आगे नहीं जा सकते। तो उन लोगों ने क्या किया कि सेकेंड जनरेशन में एक डिवाइस लेके आए। मैं सेकेंड जनरेशन में बताऊंगा कि कौन सी डिवाइस लेके आए, अभी यहाँ पर बिल्कुल भी मजाक वगैरह नहीं करूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हमें ये भी पता चल गया कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी कमियां क्या थी। कई बार ये पूछा जाता है सवाल कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब क्या वर्क करते थे। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसके मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में उसका यूज करते थे।
क्लियर। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती, जिसके कारण ये बहुत जल्दी गर्म हो जाया करते थे, हीट पकड़ लेते थे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का डिसएडवांटेज हो गया। मतलब कुछ भी बोल सकते हैं इसको अब, कि हमें मतलब कुल मिला के नई चीज बनानी थी, नया मोबाइल लेना है हमें, कुल मिला के सीधी बात ही है, भले ही हमारा मोबाइल चल रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया। अब 10 साल तो हमने एक ही चीज से निकाल दिए, हम कहां पर आ गए, 1956 पर आ गए। अब हमें चाहिए यहाँ पर कुछ नया। नए से मतलब, तो जो हमारी सेकेंड जनरेशन है वो कब से कब तक चली, 1956 से 1964 तक हमारी सेकेंड जनरेशन चली। कब से कब तक चली, 1956 से स्टार्ट हुई और 1964 तक जाके एंड हो गई सेकेंड जनरेशन। अब इसके अंदर हमने कंप्यूटर के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट की, क्या क्या बदलाव किए और क्या नया लेके आए, अब यहां पर हमें ये जानना है। तो देखो, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यहां पर हमने कुछ चीजें नहीं लगाई, जैसे कि सबसे पहले लिख देते हैं, जिससे बार बार दिखता रहेगा तो याद रहेगा। तो फर्स्ट जनरेशन हमने क्या लगाया था, वैक्यूम ट्यूब हमने लगा दिया था मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में, जो कि बिल्कुल हमारे ऐसा जब हमें गुस्सा आता है तो बिल्कुल आबाउला होके खराब हो जाता था। अब सेकेंड जनरेशन में हमने क्या लगाया, यहां पर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर नाम पहले भी सुने होंगे, ट्रांजिस्टर का नाम। आज भी कई ऐसी डिवाइस होती हैं जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर आपको कुछ यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें आपको ट्रांजिस्टर समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसा होता नहीं है प्लग टाइप का। आज भी जैसे मान लो अगर आप इंडक्शन वगैरह होते हैं, उससे आप सही करवाने जाओ तो उसके अंदर भी आपके ट्रांजिस्टर डलते हैं। आपको उस टाइप से कुछ देखने को मिल जाएगा। याद तो आ रहा है थोड़ा बहुत, कभी सुधरवाने गए होगी घर की कोई भी चीज तो देख लेना ट्रांजिस्टर, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चले जाना और वहां पर बोल देना कि भैया ट्रांजिस्टर दिखा दो कैसे करके, या तो भगा देगा या फिर आपको ट्रांजिस्टर दिखा देगा वहां पर। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर आ गया हमारा। अब ट्रांजिस्टर क्या काम करता था, ट्रांजिस्टर आपका बिल्कुल सेम टू सेम वैक्यूम ट्यूब की तरह ही काम करता था। आपका मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में किसका यूज करता था, ट्रांजिस्टर का हम यूज करते थे यहाँ पर। अब ट्रांजिस्टर को हमने यूज किया, वैक्यूम ट्यूब को हमने हटा दिया, तो सीधे क्या हो गए, 18,000 वैक्यूम ट्यूब हमारे हटे। अब जब 18,000 वैक्यूम ट्यूब हमने हटा दिए तो भाई सीधी सी बात है कि हमारी जगह भी कम हो गई। जगह कम से मतलब कि 18,000 में जब हमारे पास 18,000 लोग हैं, क्लियर, और हमसे सीधा बोल दिया कि तुम लोग जाओ 18,000, यहाँ पर कुछ भंडारा वंडारा नहीं है, तो फिर क्या होगा, सब लोग चले गए तो फिर खाना तो बच ही जाएगा। और जब खाना बच गया तो आराम से तुम खा लो, आराम से, अब क्या देखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर अकेला आ गया, उसने सब वैक्यूम ट्यूब का पत्ता काट दिया यहाँ पर कि तुम लोग हटो, मैं अकेला आ रहा हूं, मैं अकेले मामले को संभाल लूंगा यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर यहाँ पर आ गया और उसने सारे वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर आपका वैक्यूम ट्यूब से बिल्कुल सेम काम करता था। जो हमारा वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को पूरा चलाने में काम करता था, वैसे ही हमारा सेम काम कौन करता है, ट्रांजिस्टर। तो हमने ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा दिया। अब ट्रांजिस्टर को बनाने वाले कौन थे, ट्रांजिस्टर हमारा बनाने वाला कौन थे, विलियम शॉकली। विलियम, नाम भी अजीब गरीब है भाई इनके, विलियम शॉकली। जो हमारे विलियम शॉकली भैया हैं वो नोबेल प्राइज विजेता हैं। अभी अभी रिसेंटली हमने ऑस्कर जीता है, और यहाँ पर मैं विलियम शॉकली भैया की बातें कर रहा हूँ कि इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, क्लियर। तो विलियम शॉकली भैया यहाँ पर हमारे नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने ट्रांजिस्टर को बना दिया। अब उसके बाद ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन कब हुआ, ट्रांजिस्टर का आपका इन्वेंशन हुआ यहाँ पर 1947। अब 1947 में यहाँ पर दिमाग में आया होगा कि सर 56 में तो हमारी जनरेशन स्टार्ट हुई है, 47 में हमने ट्रांजिस्टर बना दिया, तो तब से हम क्या सो रहे थे, सॉरी विलियम शॉकली भैया सो रहे थे क्या, नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जाग रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1947 में उन्होंने बनाने की स्टार्टिंग की। अब जैसे यहाँ पर हमें कोई भी चीज लेनी है तो सबसे पहले हम घर वालों को मनाना स्टार्ट करते हैं, हमें पता है कि चीज नहीं दिलवा देंगे, क्लियर। सबसे पहले हम माहौल बनाते हैं, पापा के पास आते हैं, थोड़ा मक्खन वगैरह लगाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो भी समझ जाते हैं कि इसे कोई ना कोई चीज चाहिए, पैसे खर्च होने वाले हैं। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, 1947 से बनाना स्टार्ट कर दिया। और सेकेंड जनरेशन में जाके ऐसा लगा कि हाँ हमने सफलता बिल्कुल प्राप्त कर ली,
तो उन्होंने अपना ट्रांजिस्टर लॉन्च कर दिया मार्केट में कि भैया हमने भी एक डिवाइस बना दी जो वैक्यूम ट्यूब का पत्ता काट सकती है। क्लियर। तो यहां पर इन्होंने 1947 के दशक में ट्रांजिस्टर बनाना स्टार्ट कर दिया। मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में ट्रांजिस्टर लग गया। अब यहाँ पर मेन लॉजिक एलिमेंट तो हो गया, इसके अलावा और क्या लगाया गया यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक टैप ही आपका लगा था इसके अंदर भी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ आपका। क्लियर। और एक डिवाइस और लगी यहाँ पर, मैग्नेटिक कोर। अब ये मैग्नेटिक कोर क्या है? मैग्नेटिक टैप तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैग्नेटिक टैप हम का यूज क्यों करते थे। अब मैग्नेटिक कोर, तो पिछली वाली जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक टैप था और क्या था हमारा पंच कार्ड, इन दोनों को यूज किया था। इसमें क्या कर दिया हमने, स्टोरेज के लिए इसमें क्या कर दिया हमने स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया। मैग्नेटिक कोर क्या थी हमारी, मैग्नेटिक टैप से और पंच कार्ड से थोड़ी अच्छी थी। इसके अंदर जो हमारा डेटा तो होता था वो अच्छी तरीके से स्टोर हो जाता था और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा थी। अब कैपेसिटी कितनी थी? तो उस समय कैपेसिटी इसकी करीबन कुछ 2 केवी या फिर 6 केवी करीब थी इसकी कैपेसिटी। हाँ भाई बिल्कुल, केवी आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। उस समय इतनी कैपेसिटी भी, ये बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हो, उस समय इतनी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा मानी जाती थी। इतनी कैपेसिटी मतलब हमने भाई जग जीत लिया, हमने बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर इसकी स्टोरेज कितनी थी? 2 केवी या फिर 6 केवी करीब थी। तो इतनी सारी चीजें हमने सेकेंड जनरेशन में लगा दी। अब उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूं किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग यहाँ पर मैं कोई वाली प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि पाइथन वाइथन सीधा ले लिया हमने, क्या कहते हैं जावा वगैरह ले लिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर हमारी 2 लैंग्वेज आई। उस समय हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी स्टार्ट कर दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो यहाँ पर असेंबली जो लैंग्वेज होती है हमारी, असेंबली लैंग्वेज होती है वहां पर हमारी जो हम लिखते हैं ए बी सी, क्लियर, जो हम कैरेक्टर लिखते हैं वो होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी यहाँ पर 0 और 1, जिन्हें हम बाइनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, हमारी असेंबली लैंग्वेज ये हो गई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ये हो गई। तो उस समय 2 लैंग्वेजों का यूज किया गया। कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया? सबसे पहले थी हमारी फोर्ट्रैन और दूसरी थी हमारी कोबोल। 2 लैंग्वेज का यूज किया गया, फोर्ट्रैन का और कोबोल का। अब ये दोनों लैंग्वेज के आपको मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूं। तो फोर्ट्रैन का हमारा फुल फॉर्म है, यहां पर लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल का यहां पर क्या है? कोबोल का यहां पर लिख देता हूं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये हो गया हमारा कोबोल का फुल फॉर्म। क्लियर। तो कुल मिला के हमारी सेकेंड जनरेशन यहाँ पर आके फिनिश हो गई। हमने इतना काम कर लिया सेकेंड जनरेशन के अंदर। तो यहां पर हम डाल दिया सबसे पहले थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो इससे पहले हमने एक डिवाइस यहां पर तैयार कर ली थी जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यहां पर क्या काम करता था? ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब की तरह काम करता था, मतलब मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में। जो भी हमारे मेन काम होते थे उस समय सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, वो सब कौन करता था? हमारा ट्रांजिस्टर करता था। अब सेकेंड जनरेशन हमारी कब से कब तक चली? 1956 से लेके हमारी 1964 तक चली। अब उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर का यूज कर लिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर हमें अब इससे थोड़ा अपग्रेड होना था। अब ये भी हमें साइज में थोड़ा बड़े लगने लगे। ट्रांजिस्टर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी हमें साइज में कैसे लगने लगे? बड़े लगने लगे। हमें इससे थोड़ा और एडवांस होना था क्योंकि हमारी नीड अब बढ़ने लगी थी कंप्यूटर के साथ साथ। हम यहाँ पर पब्लिकली भी अब उसका यूज करने लगे थे, ऑफिस वगैरह में भी कंप्यूटर का यूज होने लगा था। तो उसकी जब नीड बढ़ी यहाँ पर, तो हमें ट्रांजिस्टर का उपयोग ऐसा लगने लगा कि अब ये हमारे काम का नहीं है, हमें इससे थोड़ा और अपडेट वर्जन चाहिए।
तो हमने एक चीज की इन्वेंशन की, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड जनरेशन हमारी कब से कब तक चली। 1964 से हमारी 1971 तक हमारी क्या चली, थर्ड जनरेशन चली। अब इसमें कौन सी डिवाइस का इन्वेंशन हुआ, तो इसके अंदर हमारी आईसी। अब आईसी का नाम बहुत से लोगों ने पहले सुन के रखा होगा, आजकल जो टीवीज वगैरह है उनमें भी डल के आती है। तो आईसी का पूरा फुल फॉर्म है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा, फोटो से आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि ये साइज में कितना ज्यादा छोटा है, और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये ट्रांजिस्टर से काफी ज्यादा फास्ट होता है, और इसकी कार्य करने की क्षमता और कैपेसिटी भी ट्रांजिस्टर से बहुत ज्यादा होती है। तो हमने यहाँ पर थर्ड जनरेशन में आईसी को इन्वेंट कर लिया। अब इसको इन्वेंट किसने किया था, तो इसको इन्वेंट करने वाले थे हमारे रॉबर्ट नॉइस भाई साहब। हाँ, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, क्लियर। अब उसके बाद हमने आईसी यहाँ पर बना लिया। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जो मेन पॉइंट्स हैं हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि फालतू में बात करने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई मतलब चीज नहीं है तो फिर उसको डालने से कोई मतलब नहीं है। तो हम मेन टॉपिक्स पे यहाँ पर पूरी बात करने वाले हैं। तो आईसी को किसने इन्वेंट किया था, यहाँ पर हमारे रॉबर्ट नॉइस। अब आईसी आ गई, इन्वेंटर भी आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीजें हुई, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन में आईसी के आने के बाद, अब यहाँ पर पहले क्या होता था कि हम कंप्यूटर बना रहे हैं। अब कंप्यूटर बना दिया तो ऐसा नहीं होता था कि बल्क में कंप्यूटर बन रहे हो। आज की डेट में क्या, अगर आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 भी कंप्यूटर चाहिए हो तो आप पहले ऑर्डर दे सकते हो, उसके कुछ टाइम लिमिट के बाद आपको वो कंप्यूटर मिल जाएंगे। पर पहले ऐसा नहीं होता था। अगर किसी को इकट्ठे कंप्यूटर चाहिए यहाँ पर, तो वो अवेलेबल नहीं करा पाते थे। क्यों नहीं करा पाते थे, अब इसके पीछे रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है कॉस्ट। उस समय के कंप्यूटर की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती थी कि कोई नॉर्मल इंसान उस कंप्यूटर को अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट उसको यहाँ पर क्या करती थी, फंडिंग करती थी, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क होता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि पब्लिकली इसका यूज इतना ज्यादा नहीं था। हम कंप्यूटर को बना लिया था पर पब्लिकली इसका यूज नहीं था। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन में आईबीएम, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने मेरी हिस्ट्री ऑफ क्लासेस की वीडियो देखी है तो वहां पर मैंने बताया था। तो आईबीएम हमारी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। तो उसने थर्ड जनरेशन में यहाँ पर 6 कंप्यूटर का फैमिली तैयार किया, जिसका नाम था सिस्टम 1360 लाइन। क्लियर, उसका नाम क्या था, सिस्टम 1360 लाइन। तो यहाँ पर आईबीएम ने 6 कंप्यूटर का एक फैमिली तैयार की और उसका नाम भी रख दिया। तो लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ भाई, अब इकट्ठे कंप्यूटर हमारे बन सकते हैं और हम कंप्यूटर का यूज पब्लिकली भी कर सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन में आईबीएम ने 6 कंप्यूटर का एक परिवार भी तैयार कर दिया। अब उसके बाद और क्या क्या मेन चीज हुई हमारे इसके अंदर, यहाँ पर लिखते चलता हूँ साइड में, इससे आपको याद रहे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। आईसी हो गया हमारा, उसके बाद आईबीएम ब्रैकेट में लिख देता हूं 6 कंप्यूटर। क्लियर, अब ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद और क्या घटना करी हमारी थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में यहाँ पर एक डिवाइस और आई, सॉरी एक डिवाइस नहीं आई, एक प्रोग्राम और बनाया जिसका नाम था ओएस। कई लोगों ने इसका नाम पहले सुना होगा और बहुत से लोगों को इसका फुल फॉर्म भी पता है। तो ओएस का यहाँ पर हमारा फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही बात करूंगा। यहाँ पर अभी मैं सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उस सिस्टम को बोलते हैं जो हमारे पूरे, जैसे मान लो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर को चलाने वाला भी ना कोई तो चाहिए। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमारी गाड़ी हो गई, कार। अब गाड़ी को चलाने वाला कौन होता है, ड्राइवर। अब इसमें कौन सी नई बात है, सबको पता है ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। पर अगर मान लो इसमें से मैं इंजन निकाल लूं गाड़ी में से और ड्राइवर है हमारे पास, तो क्या गाड़ी चल जाएगी? कुछ लीजेंड बगल में बैठ गए सोच रहे होंगे, हंस रहे होंगे, हाँ बिल्कुल चल जाती है, बहुत सी गाड़ी चल जाती है। पर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल तौर पर ले लेता हूँ कि भाई उस गाड़ी में इंजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या ड्राइवर है और इंजन नहीं है तो गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ड्राइवर के साथ साथ हमें उसके कार के अंदर इंजन की भी जरूरत पड़ती है।
वैसे क्या रहता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सभी चीजों से मिलके बनता है और ये सभी को एक साथ लेके चलता है। क्लियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर हमारा इन्वेंशन हो गया थर्ड जनरेशन में। तो जो कंप्यूटर है उनको एक राह मिल गई, मतलब एक मसीहा मिल गया कि हम तुम्हें आगे लेके चलेंगे, हम तुम्हारा पूरा काम संभालेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया हमारा, OS आ गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड जनरेशन में और क्या चीजें आई, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले सेकंड जनरेशन में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्टेन थी और कोबोल थी। अब थर्ड जनरेशन में हमारी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, तो थर्ड जनरेशन में यहाँ पर हमारी एक लैंग्वेज आई बेसिक। ये बेसिक कोई कोर्स नहीं है, ये हमारी मशीनी लैंग्वेज का नाम है बेसिक। इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये उसका पूरा फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया आता है, तो भाई बिल्कुल याद कर लेना या फिर नोट डाउन कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी क्या आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, कौन सी, बेसिक। ये भी काम हो गया हमारा। हम धीरे धीरे करके सारे काम निपटाए चलते कि थर्ड जनरेशन में हमारी कौन कौन सी चीजें हैं। अब उसके बाद मेन बात यहाँ पर रहेगी किसकी, रेटिंग की। मैं इतनी देर से कॉस्ट पे बात कर रहा था कि इतनी ज्यादा कॉस्ट थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, पर एक्चुअल में इसकी कीमत थी कितनी। तो यहाँ पर एक मिनी कंप्यूटर बनाया गया थर्ड जनरेशन में, मिनी कंप्यूटर, जिसका नाम था हमारा PDP-8। क्या नाम था, PDP-8। इस कंप्यूटर को बनाया गया, इसका आकार एक बिल्कुल रेफ्रिजरेटर के बराबर था, मतलब जो हम डेली लाइफ में फ्रिज यूज करते हैं जस्ट उसके बराबर था इसका आकार इस मिनी कंप्यूटर का। इसको कौन सी कंपनी ने बनाया था, यहाँ पर इसको बनाने वाले थे हमारे DEC, डिजिटल इक्विपमेंट, और सी से हो गया हमारा कॉर्पोरेशन। क्लियर। कौन सी कंपनी ने बनाया था, DEC कंपनी ने। अब उसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी कीमत कितनी थी। तो उस समय इसकी कीमत हमारी करीबन $18,000 थी। तो समझ में आ गया कि नॉर्मल इंसान उस समय कंप्यूटर को क्यों अफोर्ड नहीं कर पाता था, क्योंकि उस समय एक कंप्यूटर की कीमत थी $18,000। आप गूगल पे जाके चेक कर लो कि आज की डेट में कितने का डॉलर कितने का रुपए हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना तो करीबन 13 लाख के करीब इसकी वैल्यू निकलेगी एक कंप्यूटर की यहाँ पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय कंप्यूटर कितने ज्यादा महंगे होते थे। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा क्या हो गया, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि थर्ड जनरेशन में तो हमने समझ लिया कि हमारा आईसी आ गया, पर फोर्थ जनरेशन में हमने आईसी के अंदर या फिर उसके अलावा हम कौन सी डिवाइस लेके आए। तो फोर्थ जनरेशन को यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन हमारी कब से कब तक चली, तो फोर्थ जनरेशन हमारी चली 1971 से लेके 2000 तक। क्लियर। अब धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं हम अपने साल तक। तो फोर्थ जनरेशन हमारी 1971 से लेके 2000 तक चली। अब उसके बाद फोर्थ जनरेशन में हमने आईसी को यहाँ पर थोड़ा अपग्रेड कर दिया। आईसी को बदला नहीं हमने उसे थोड़ा क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। हमने उसको क्या कर दिया यहाँ पर VLSIC और एक क्या कर दिया LSIC। मतलब यहाँ पर LSIC का पूरा फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और VLSIC का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर नॉर्मली बता देता हूं। तो यहाँ पर हमने आईसी को थोड़ा अपग्रेड कर दिया और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, LSIC और VLSIC में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज कुछ ज्यादा बदलाव वाली नहीं थी, हमने उसे थोड़ा अपग्रेड कर दिया। पर मेन चीज यहाँ पर क्या आई, हम फोर्थ जनरेशन को इतना क्यों अहमियत दिए और फोर्थ जनरेशन यहाँ पर क्यों आई। साइड में लिख देते हैं LSIC और VLSIC। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और बनाई गई जिसका नाम क्या था, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर। माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर के अंदर ही लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी कंप्यूटर की स्पीड में पूरी हेल्प करते हैं।
ठीक है, जितना अच्छा हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर होगा उतनी अच्छी हमारे कंप्यूटर की स्पीड होगी और उसकी लाइफ होगी। तो उस समय हमारे 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर बनाने लगे या फिर हमने बना दिया। अब कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बना दिया? तो उस समय कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है, इसका नाम है इंटेल। सभी लोगों ने नाम सुना होगा। जो आजकल लैपी वगैरह आते हैं उसके जस्ट कॉर्नर में देखना, जो लैपटॉप है ना आपके, इस वाले कॉर्नर में देखना तो आपको दिख जाएगा इंटेल कोर, ठीक है, i3, i5, i7 वगैरह वगैरह लिखा हुआ दिख जाएगा। तो उस समय इंटेल कंपनी ने यहां पर एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका पूरा नाम क्या था? इंटेल 4004। उन्होंने एक माइक्रो प्रोसेसर हमारे सामने बना के रख दिया। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक छोटा सा रहता है, ज्यादा कोई बड़ा खास नहीं है, छोटी चिप टाइप की रहती है, क्लियर, जो कि आपकी किसकी बनी हुई होती है? जो कि हमारी सेमी कंडक्टर की बनी हुई होती है। ये नोट डाउन कर लेना, सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर पता नहीं है तो उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, हमने एक माइक्रो प्रोसेसर बना लिया, इंटेल कंपनी ने बनाया इंटेल 404, जो कि सेमी कंडक्टर का बना हुआ होता था। अब यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर बनाने के बाद एक नाम और आपको यहाँ पर कॉमन ही लग रहा, माइक्रो कंप्यूटर। कभी नाम सुनाओ माइक्रो कंप्यूटर का? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आता है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर ही बोलते हैं। और जो ये नाम है ना, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर से ही आया है, क्योंकि एक डेफिनेशन निकलती है यहाँ पर 4th जनरेशन में कि जो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं हम उन्हें माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो जो कंप्यूटर हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? रीजन आपके सामने है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक चिप भी बना दी, इंटेल 4004 नाम से हमने एक यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर बना दिया। अब मेरे बाद यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर भी हो गया हमारा 4th जनरेशन में। उसके बाद हमने और क्या क्या 4th जनरेशन में झंडे गाड़े। तो हमने इतना काम कर दिया। अब जो मैंने पिछले बोला था 3rd जनरेशन में, इसकी कॉस्ट के बारे में, किसी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, किसकी? कंप्यूटर की। तो नॉर्मल पीपल के लिए इस पे वर्क करना और उसका यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। तो यहां पर एक कंपनी निकली, MITS। अब उसने क्या किया, यहां पर MITS कंपनी ने हमारे जो बिल गेट्स साहब हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिल गेट्स, जो कि हमारे किसके फाउंडर हैं? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के। जो आप विंडोज वगैरह चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, उसमें यदि स्टार्ट करते हो तो विंडोज लिखा हुआ आता है और नीचे ध्यान से देखना तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन भी आपको दिख जाएगा। तो उन्होंने, जो हमारे बिल गेट्स हैं, क्लियर, उनको एक काम दिया। अब यहाँ पर हम थोड़ा बिल गेट्स के बारे में समझ लेते हैं। बिल गेट्स हमारे एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा अच्छा लगेगा। यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में। बहुत से लोग वहां पर जाने के लिए तरसते हैं कि भाई एक बार हमारा हो जाए, क्योंकि उसके अंदर से जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं सब भाई यहीं से निकलते हैं। तो जल्दी से जाओ, धावा बोल दो। तो बिल गेट्स को यहाँ पर उन्होंने काम दिया। उन्होंने बोला MIT कंपनी वालों ने कि आप ऐसा करो कि हम आपको एक काम दे रहे हैं, आपको हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रहे हैं, आपको इस कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल कर देना है। और अगर आपने काम इंस्टॉल कर दिया तो आपका भी नाम हो जाएगा और हमारा भी नाम हो जाएगा। अब कौन सी लैंग्वेज थी और वो कंप्यूटर कौन सा था? तो उस लैंग्वेज का नाम था हमारा बेसिक। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बेसिक, इससे पहले वाली जनरेशन में। तो उन्होंने बिल गेट्स को बेसिक लैंग्वेज इंस्टॉल करने का काम दिया कि आप इस कंप्यूटर के अंदर, अब कंप्यूटर कौन सा है? तो कंप्यूटर था हमारा ऑल्टेयर 8088, क्लियर। ये उस कंप्यूटर का यहां पर नाम था हमारे 8088, ऑल्टेयर 8088। तो बिल गेट्स साहब ने यहां पर उनसे बोला कि ठीक है, हम आपका काम कर देते हैं। और हमारे जो बिल गेट्स साहब हैं उन्होंने इस कंप्यूटर के अंदर बेसिक लैंग्वेज इंस्टॉल कर दिया। अब जब उन्होंने उसके अंदर बेसिक लैंग्वेज इंस्टॉल कर दिया तो कंप्यूटर में काफी ज्यादा बदलाव आया और जो कंप्यूटर के रेट है वो भी काफी ज्यादा नीचे आ गए। अब नॉर्मल इंसान उसको खरीद सकता है और उसके ऊपर वर्क भी कर सकता है। अब नॉर्मल इंसान के लिए हम इतना क्यों लगे हुए हैं कि नॉर्मल इंसान जरूरी है? तो देखो, कभी भी कोई भी चीज अगर हमें बिल्कुल आगे बढ़ानी है,
फेमस करनी है कुल मिला के अगर बोले हम तो उसको ज्यादातर लोग यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, और सभी लोग जानते होंगे कि आजकल सबसे बड़ी पब्लिसिटी कौन सी होती है, माउथ टू माउथ। अगर मैं किसी चीज की तारीफ आपके सामने करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं, और आपको भी ऐसा लगेगा कि सामने वाले इंसान ने मुझसे बोला है कि हाँ भाई ये चीज यूज करो, और वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से। तो आप भी एक बार सोचोगे कि हाँ इसका यूज कर लेते हैं, क्या बुराई है। ठीक है, तो नॉर्मल पीपल के लिए कंप्यूटर का यूज इतना ज्यादा जरूरी था क्योंकि अब जरूरतें बढ़ने लगी थी, कंप्यूटर मार्केट में आ गए थे। अब आखिरी में यहाँ पर हमारा थे वो यहाँ पर लिख देते हैं MITS कंपनी। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में हमने इतनी सारी चीजें कर ली, कुछ सॉफ्टवेयर भी बनाए हमने, जैसे स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट क्या होता है, उसके अलावा ये डेटाबेस क्या होता है, क्लियर। तो स्प्रेडशीट हम एक्सेल को भी बोलते हैं, और जो डेटाबेस है उसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर कुछ हमारे सॉफ्टवेयर ही बनना स्टार्ट हो गए। क्यों बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि लोगों की नीड बढ़ गई इसके अंदर। अब फोर्थ जनरेशन यहाँ पर आके हमारा फिनिश हो जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी, फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन हमारी 2000 से लेके टिल नाउ, मतलब अभी जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो फिफ्थ जनरेशन के अंदर हम कुछ ज्यादा नई डिवाइस लेके नहीं आए, मतलब नई डिवाइस तो कंप्यूटर के अंदर भाई बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है, पर अगर हम मेन लॉजिक एलिमेंट के रूप में बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ ज्यादा डंडे नहीं गाड़े। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, LSIC और जो VLSIC था उसको कन्वर्ट करके किसमें कर दिया, ULSIC कर दिया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में उसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, मेन लॉजिक एलिमेंट हो गया ULSIC। अब उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में हमने यहां पर क्या इन्वेंट कर दिया, फिफ्थ जनरेशन में हमने यहाँ पर कंप्यूटर को और एडवांस बना दिया, मतलब हमने नए नए सॉफ्टवेयर बनाए, नए नए एप्स बनाए। अब क्या क्या किया हमने इसके अंदर, तो सबसे पहले जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसके अंदर हम यहाँ पर आज की डेट में AI, इसका पूरा नाम लिख देता हूं यहाँ पर मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन की अब तक सबसे बड़ी मेरे ख्याल से इन्वेंशन कौन सी है, AI। बहुत सारी हमने इन्वेंशन की फिफ्थ जनरेशन के अंदर, हमने बहुत सारे चेंजेस किए, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंप्यूटर का पूरा रूप ही बदल दिया। अब कैसे बदल दिया, आजकल बहुत से काम आप लोगों ने देखे होंगे, ताली बजा देते हैं तो लाइट चालू हो जाती है, हम बोलते हैं तो चीजें सर्च हो जाती है, क्लियर। तो ये सब चीजें किससे हमारी मुमकिन हो पाई, AI से। AI ने यहाँ पर क्या कर दिया कि कंप्यूटर को अब बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटिक कर दिया, क्लियर। हमारे जो भी काम होते हैं हम कंप्यूटर से करवाने लगे हैं, और अगर आप गौर करोगे तो आप कोई भी ऑफिस में चले आओ या फिर कोई भी कंपनी में चले आओ, अब कोई भी काम बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं है। आपको कोई ना कोई ऑफिस में या फिर कंपनी में कंप्यूटर रखा हुआ मिल ही जाएगा, कंप्यूटर नहीं होगा तो लैपटॉप हो जाएगा, क्लियर। दोनों बात एक ही है। तो अब क्या फिफ्थ जनरेशन में हो गया कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि हमारे काम अब सब किससे होने लगे, कंप्यूटर से ही होने लगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लेके आए, AI टेक्नोलॉजी तो ले ही आए, क्लियर। उसके बाद अब किसकी बात करते हैं यहाँ पर, साइज की। तो साइज से आप लोग सभी लोग जानते हो कि आज कंप्यूटर का साइज क्या हो चुका है। हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, एक बहुत बड़े कमरे से की थी, पर आज हम एक घड़ी के आकार का भी कंप्यूटर चलाते हैं। जो देखते हो स्मार्ट वॉचेस वगैरह, वो भी क्या है, कंप्यूटर ही है ना। आप जितने भी कॉल्स वगैरह हैं, एप्स वगैरह हैं, सब वो किससे चला रहे हो, अपने हाथ में बधी हुई घड़ी चला रहे हो। तो सोचो कंप्यूटर का आज साइज क्या हो चुका है। एक कमरे से स्टार्टिंग की थी और एक कहां पर आ गया, एक बिल्कुल वॉच पे आ गया। तो कंप्यूटर का हमारा साइज भी कम हो गया। उसके बाद चौथी चीज क्या, इंटरनेट। अब ये तो भाई बिल्कुल ही एकदम चेहरे पे स्माइल आ गई होगी इंटरनेट के नाम से, कि इंटरनेट ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। अब देखो इंटरनेट जब आया, क्लियर, और कंप्यूटर, ये दोनों बिल्कुल मिले आपस में, इन दोनों का संगम हुआ, तो ये मान लो एक नई चीज यहाँ पर बन गई। क्योंकि कंप्यूटर का यूज तो हम करते ही थे साथ ही साथ, पर जब वो इंटरनेट से मिला तो कंप्यूटर का यूज और भी ज्यादा बढ़ गया, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज और क्या थी, इंटरनेट। जब इंटरनेट आया तो कंप्यूटर की डिमांड बढ़ी। अब कंप्यूटर की डिमांड बढ़ी
तो उसका यूज बढ़ा, और यूज के साथ साथ उसके अंदर हमने अपडेट भी किए और कई कई नई नई चीजें भी उसके अंदर लेके आते गए। तो और क्या हमारी मेन चीज थी, इंटरनेट। एक पॉइंट यहां पर और लिख देता हूं मैं, मल्टी मीडिया। अब ये मल्टी मीडिया क्या है? मल्टी मीडिया मतलब वीडियो, ऑडियो और ये ग्राफिक। क्लियर? 5th जनरेशन में हमारे मल्टीमीडिया भी आ गया, मतलब जो आज हम कंप्यूटर पे वीडियोस देख लो या फिर ऑडियो सुन लो या फिर ग्राफिक्स जान लो या फिर टेक्स्ट भी यहां पर मैं लिख सकता हूं, टेक्स्ट। क्लियर? तो आजकल हमारे कंप्यूटर में चाहे वीडियो एडिटिंग हो, फोटो एडिटिंग हो, कोई भी काम हो, सब हम किससे कर सकते हैं? कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया का भी मेन रोल है 5th जनरेशन के अंदर। इंटरनेट हो गया, मल्टीमीडिया हो गया। उसके अलावा यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अलग अलग फॉर्म। पहले क्या होता था कि हमारे पास एक ही कंप्यूटर होता था, साइज काफी ज्यादा बड़ा होता था, पर आज पीसी, उसके बाद लैपटॉप। क्लियर? और यहां पर एक और लिख देता हूं मैं, पाम टॉप। क्लियर? आजकल हमारे पीसी भी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी कई कई सारे टाइप्स के आने लगे हैं। डेस्कटॉप आने लगा है, लैपटॉप आने लगा है, पाम टॉप आने लगा। तो हमने कंप्यूटर के साइज में भी और उसके प्रकार में भी कई सारे डिफरेंस कर दिए हैं। मतलब हम अपने हिसाब से कंप्यूटर को कस्टमाइज करना सीख गए हैं। क्लियर? तो ये ओवरऑल हमारी क्या हो गई, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने सारी यहाँ पर आपको जनरेशन पढ़ा दी है। क्लियर? 5 जनरेशन हो चुकी है। एक मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा, इसके बाद ही वो पूरा 5 जनरेशन का कॉम्बिनेशन होगा। जानता हूं कि बहुत लंबा वीडियो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को, शायद अगर किसी को पसंद हो लॉन्ग वीडियो, बिल्कुल चाहते हैं कि सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए, तो उस वीडियो में आपको 5 जनरेशन एक ही जगह पर मिल जाएंगी। क्लियर? तो ये हो गई हमारी 5 जनरेशन। तो अगर आप लोगों को आखिरी बार से बोलना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग इस प्रकार की कई सारी जानकारियां यहाँ पर मिलती रहेंगी। और वीडियो को शेयर करना चाहो तो भाई शेयर भी कर दो, और ऐसा लगता है कि और लोगों को जरूरत है इस वीडियो की तो पहुंचा दो। क्लियर? तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा, फिर तब तक के लिए बाय बाय।